नाज़रीन आदाब, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं कह कर ही मानेंगे। 1, 2, 3, 4 दिन नहीं बल्कि पूरे के पूरे 30 दिन मुकम्मल हो चुके हैं जब रशिया ने यूक्रेन पर हमले शुरू किए थे। ऐसा लग रहा था कि शायद एक हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में कुछ न कुछ मामलात में सुधार आ जाएगा और शायद ये चीजें बंद हो जाएंगी। लेकिन देखते ही देखते 1 महीने का वक्त गुजर चुका है और मगरबी ममालिक, अमेरिका समेत तमाम मगरबी ममालिक, ऐसा लग रहा है कि उनके बूते कुछ बन नहीं पा रहा है कि वो करे तो क्या करे। हालांकि आज ब्रसेल्स में कई तमाम नेटो के जो मेंबर ममालिक हैं वो आज इकट्ठा हुए हैं। वहां से भी ये बात निकलकर सुनने में आ रही है कि ये बात की गई है कि वो तमाम ममालिक यूक्रेन की मदद करते रहेंगे, या यूं कह लें कि फौजी मदद करते रहेंगे, लेकिन सीधे तौर पर कोई रूस से मुकाबला करने को तैयार नहीं है। क्या ये हिकमत अमली है? क्या इसका असर रूस पर पड़ेगा? क्या रूस तमाम तरह की पाबंदियां जो अलग अलग ममालिक ने रूस के खिलाफ आयद की हैं, चाहे वो बरतानिया हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका हो, क्या उससे रूस कमजोर पड़ता जा रहा है? क्या रूस के लिए यूक्रेन एक गले की हड्डी बन गया है? कई तरह के ऐसे सवालात हैं और ब्रसेल्स में जिस तरह से अमेरिका समेत कई दुनिया के ममालिक के जो सरबराह मौजूद हैं, खासतौर से जो नेटो मेंबर ममालिक हैं, उनके इस इजलास में, चूंकि 3 ऐसे इजलास होने वाले हैं जो काफ़ी अहम समझे जा रहे हैं, इनके इस इजलास में क्या कोई ऐसी ठोस बात सामने निकल कर आएगी जिससे ये समझा जा सकेगा कि आया ये जंग अभी चलती रहेगी या फिर जल्द ही खत्म होगी, या फिर ये कहना मजबूरी होगा कि ये जंग नहीं आसान। हमारे साथ कई खास मेहमान इस मौजू पर जुड़ रहे हैं। रोबिंदर सचदेवा जो फॉरेन एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ हैं। कर्नल टीपी त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं और कैप्टन अनिल गौड़ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। प्रोफेसर अखलाक अहान मौजूद हैं, फॉरेन एक्सपर्ट जेएनयू। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं कर्नल टीपी त्यागी में आपसे जानना चाहता हूं कि क्या हम सब ऐसा नहीं समझ रहे थे कि अगर रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 हफ्ते की बात है और ये थम जाएगा, चाहे जिस तरह से उसे थामने की कोशिश की जाए, और ये लेकिन 30 दिन का वाक़या, अब ये पूरे के पूरे 30 दिन हो चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस पर अब क्या कहा जाए, ये जंग आखिर कहाँ तक जाएगी? ये जंग कहाँ तक जाएगी इसको तो मैं अभी नहीं कह सकता। पहली बात तो ये कि मुझे स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है, अगर हो सके तो स्क्रीन को ओके कर दें, लेकिन आई कंपनी है व्हाटएवर यू आर सेइंग। मेरा ये कहना है कि सर जंग वाकई में 7, 8, 10 दिन के अंदर खत्म हो जानी चाहिए थी। कुछ कमियां रह गई रशिया की तरफ से, क्योंकि रशिया की सप्लाई लाइन रेल बेस्ड है, मोटर बेस्ड नहीं है, और यहाँ का जो रेल नेटवर्क था वो रेल नेटवर्क उसको अवेलेबल नहीं हुआ, क्योंकि इसके स्टेशन सिटीज में थे और सिटीज को हालांकि उसने एनसर्कल कर लिया, लेकिन रेलवे स्टेशन उसके कब्जे में नहीं थे, इस वजह से डिले हुआ। दूसरा जो मेन डिले हुआ उसको डिले नहीं कहेंगे, उसने रशिया ने यहाँ की सिविलियन पॉपुलेशन को बचाने की हरचंद कोशिश की। उसने इनके एयर डिफेंस सिस्टम, एयरफील्ड, रडार इंस्टॉलेशन, टेलीविजन टावर्स, तेल डिपो, गैस लाइन, इनके ऊपर हमले किए। और अगर कहीं अर्बन एरिया में हमले किए भी तो वहां किए जहां मना करने के बावजूद यूक्रेन में स्कूलों के और अस्पतालों के पास अपने मिसाइल, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम और कमांड पोस्ट एस्टेब्लिश कर दिए थे। वरना इतने दिन की, 1 महीने की भयंकर बमबारी और भयंकर लड़ाई में कैजुअल्टीज की संख्या सर लाखों में होती, जो आज 2-3 हजार के अंदर सीमित है। इस वजह से डिले हुआ। लेकिन क्या इससे ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये अब 2-4 रोज में खत्म हो जाएगा? 2-4 रोज में इसकी उम्मीद तब कर सकते हैं अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी को, जो आज नेटो कंट्रीज भी, यूरोपियन यूनियन भी, G7 भी और अमेरिका के वो प्रेसिडेंट साहब भी उनसे मिल रहे हैं, और मिलने के बाद क्या कह रहे हैं कि साहब हम हंगरी में, रोमानिया में, स्लोवाकिया में अपना ट्रूप बढ़ा देंगे, बैटल ग्रुप कर देंगे, पेट्रोइक मिसाइल कर देंगे। ये सब तो बहुत पहले से चल रहा है, इनके करने से फर्क क्या पड़ रहा है? सवाल ये है कि क्या वो अपने ट्रूप्स भेजेंगे यूक्रेन में? ये अहम सवाल है, क्या वो अपने ट्रूप्स भेजेंगे यूक्रेन में? रोबिंदर सचदेवा हमारे साथ मौजूद हैं। रोबिंदर सर, मेरा सवाल सीधा यही है कि क्या
मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों फरीक मतलब दोनों फरीक का मतलब एक तरफ रशिया, दूसरी तरफ सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि यूक्रेन के साथ वो तमाम लोग जो ये कह रहे हैं कि हम यूक्रेन की मदद करते रहे, क्या दोनों फरीक ऐसा दिल से नहीं चाह रहे कि जंग रुक जाए? ग्रेट क्वेश्चन। इन दोनों का तो पता नहीं, पर डेफिनेटली यस, जंग रुकने का नहीं। आप देखिए जो भी बातचीत हो रही है वो हो रही है कौन जीतेगा कौन हारेगा, राइट? अमेरिका कह रहा है मैं रशिया को पनिश कर दूंगा, अमेरिका को हारना पड़ेगा। यूक्रेन भी कह रहा है मैं पनिश करूंगा, हारेगा रशिया। रशिया कह रहा है मैं करते रहूंगा जब तक ज़ेलेंस्की ना झुके। तो इस समय जंग रोकने की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। बात केवल ये हो रही है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, दैट इज वन। सेकेंडली, ये जो वॉर है मेरे विचार से, मैं तो इसको कहता हूं ये एक वॉर है ऑफ मिस कैलकुलेशंस बाय ऑल पार्टीज। देखिए, अगर अमेरिका और यूक्रेन और रशिया तीनों वॉर नहीं चाहते, या जो वो सोच रहे थे, सबने मिस कैलकुलेशन करी है। अमेरिका ने भी जितनी तैयारियां करी थी, वार्निंग्स दे रहा था रशिया को कि वॉर मत करो तुम्हें नुकसान होगा, बट वॉर हो गई, राइट? तो अमेरिका मिस कैलकुलेट करा कि उसकी सैंक्शंस की धमकी से ये वॉर रुक जाएगी। जी। रशिया शायद ये नॉट शायद एग्जैक्टली मिस कैलकुलेट करा, जैसे कहा जा रहा है कि 7 दिन में जीत जाएगा। वो तो कह रहा हमें पता नहीं। वो तो अगेन एक बात है ना, जो खबरें आ रही है इंटेलिजेंस की इधर उधर, हमारे पास ज्यादातर वेस्टर्न मीडिया से आती है और उसी से हम अपना एनालिसिस बनाते हैं। बट यस, समझा तो ये जा रहा था कि रशिया इतनी पावरफुल आर्मी है, वो हफ्ते 10 दिन में यूक्रेन को डोमिनेट कर जाएगी जी। बट नहीं कर पाई। उसमें रशिया की रही है मिस्टेक्स जो सामने आ रही हैं। उनकी लॉजिस्टिक्स ठीक नहीं गई, उनके टैंक्स और ट्रक्स के टायर्स नहीं चल पाए सड़कों पे। सड़क गीली या कचरे वाली वो हो जाती है दलदल टाइप, वहां कुछ फंसते गए। एंड उन्होंने यूक्रेनियन इतना रेजिस्ट करेंगे ये एंटिसिपेट नहीं करा। पर मैं एक चीज और सोचता हूं, अगर रशिया ने सोचा होता ये वॉर जल्दी मैं निपटा दूंगा हफ्ते 10 दिन में, तो फिर रशिया इतनी बड़ी तैयारी ना करता, राइट? रशिया ने जिस हिसाब से तैयारी करी थी जी, उसने तो पूरी मतलब ऑल आउट वॉर की तैयारी करी थी। ओके, अब चाहे 5 दिन में वो जीतता, 10-15 दिन में, या फिर जैसे अब चल रहा है ये चलता ही जा रहा है, तो रशिया का तो ये ग्राइंडर चलता ही जाएगा। एंड डेफिनेटली इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है यूक्रेन का एंड रशिया का, विदाउट डाउट ये नुकसान हो रहे हैं। और ये वॉर थमती नहीं है। पुतिन तो ज्यादा अब कॉर्नर हो गए हैं अगर जितना, राइट? अमेरिका ने तो डिसाइड करा है कि रशिया को पनिश करना है। देखिए, इसका बैकग्राउंड ये केवल यूक्रेन वॉर नहीं है। पुतिन को एक डिक्टेटर और इविल डिक्टेटर पिछले 15 साल से धीरे धीरे इसकी छवि बन गई थी वेस्टर्न मीडिया में। चेचन इंगुश में वॉर हुई तो ह्यूमन राइट्स को लेके इशू हो गई। जॉर्जिया में वॉर करी, ठीक है, फिर क्राइमिया में करी 2014 में। फिर अमेरिकन मैं आपके पास फिर आता हूं, इस पे थोड़ा इसी पॉइंट पे भी रहते हैं। जैसे प्रोफेसर अखलाक अहान हमारे साथ मौजूद है, फॉरेन एक्सपर्ट है, जेएनयू से हैं। अखलाक साहब, मेरा सवाल ये है कि एक तरफ जो अभी सचदेवा जी कह रहे हैं कि जंग का खात्मा या जल्द खात्मा या जंग को जल्द रोकना शायद कोई नहीं चाहता, ऐसा लग रहा है। यूक्रेन सामने जरूर है रशिया के, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मतलब डोर है वो किसी और के हाथ में है। आज ब्रसेल्स में जो तमाम नाटो के मेंबर ममालिक जमा है, वहां से भी यही आवाज आई है कि हम यूक्रेन को मदद करना जारी रखेंगे। देखिए, बिल्कुल बहुत हद तक जो आपका सवाल है वो सही है। असल बात ये है कि ये जंग जो थी, जिसको इसके ड्रम्स जो है पहले से बज रहे थे और ये इनएविटेबल था, ये होना था। जिस तरीके से यूक्रेन में एक्टिविज्म था अमेरिकन और नाटो का, ठीक है, और आप ये जानते हैं कि जब ये डिसइंटीग्रेशन हुआ था यूएसएसआर का, तो उस वक्त ये एक तरह से समझौता था, अगर रिटन नहीं था, कि नाटो जो है वो जर्मनी के नॉर्थ में नहीं जाएगा। लेकिन धीरे धीरे ये हुआ, हमने 90s में देखा कि तमाम ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो पहले इसके रिपब्लिक्स थे यूएसएसआर के, वो सब नाटो का हिस्सा हो गए। फाइनली यूक्रेन जो था, यूक्रेन के बारे में हमेशा ये कहा गया और खासतौर से पुतिन ने ये कहा कि ये रेड लाइन है। लेकिन वहां भी नाटो एक्टिव रहा, वहां की आर्मी को पूरा ट्रेन किया गया
और एक तरह से जो लोग बेखबरी का शिकार थे, मुझे लगता है कि रूस को भी पता था और अमेरिका को भी पता था कि ये जंग होनी है। जो लोग बेखबरी का शिकार थे वो खुद यूक्रेनियन लीडरशिप थी, वहां की आवाम थी और कुछ हद तक ईयू के लोग थे। तो इसमें अब जो सूरत हाल है अब ये है कि इसकी सिचुएशन वैसी ही हो गई है जैसे अफगानिस्तान की थी या सीरिया की हो गई है। इसमें सिर्फ जंग जो है वो यूक्रेन और रशिया में नहीं हो रही है, अब यहाँ पे नॉन स्टेट एलिमेंट्स आ गए हैं जी। उसमें ऐसे लोग आ गए हैं जो मिशनरीज हैं दोनों तरफ से। तो ये अब जंग जो है वो अजीब सूरत हाल हो गई है। जो और मर्सिनरीज का मामला ये होता है, उसमें ब्लैक वाटर के लोग हैं, उसमें और भी रशियन सपोर्टेड लोग हैं और पता नहीं क्या क्या ग्रुप हैं, सीरियंस आ गए हैं। तो अब ये जो है और उनका कोई ना जिम्मेदारी है ना कुछ है, तो वहां पे ये एक तरह से बड़ा ही क्योटिक सिचुएशन अब क्रिएट हो गया है। एक चीज क्या तो ये भी समझा जाए कि प्रॉक्सी क्या ये एक चीज समझा जाए कि रशिया भी कहीं ना कहीं एक तरह से दलदल में उसके पैर फंसते जा रहे हैं? क्या ऐसे हालात बनते जा रहे हैं? और रशिया को इमीडिएटली अभी चाहिए क्या सूरत हाल पैदा हो रशिया के लिए कि वो इस जंग से हाथ रोक ले चुके? बातचीत का दौर भी जारी है, जहां तक रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। बिल्कुल वही है, वो तो बुनियादी तौर पे ये गारंटी ये चाहता है कि जो है नेटो जो है वो बैक ऑफ करे। और ये चीज, ये जंग तो होनी ही थी जिस तरह से अफगानिस्तान में हुई थी, वैसे ही सूरत हाल यहाँ पे है, क्योंकि वो बिल्कुल इमीडिएट नेबर है और उसका बहुत बड़ा बॉर्डर है और ये यूक्रेनी है जिसके जरिए वो समंदर तक जो हॉट वाटर से वहां तक उसके बॉर्डर्स जाते हैं। तो उसके लिए ये एक बड़ा ही ऐसा था कि मतलब आगे सांप और पीछे खाई वाली बात थी। तो ये जंग तो होना ही था। ठीक है, लेकिन मुझे ये अफसोस है देख के और ताज्जुब भी है कि यूक्रेनी जो लीडरशिप है उसने इस चीज को नहीं देखा और न ही यूरोपियन यूनियन ने देखा। और ये जो तमाशा हो रहा है कि कह रहे हैं कि हम जंग रुकवाने की बात कर रहे हैं और ये सिर्फ ऊपर की बातें हैं, ये सिर्फ ऊपर की बातें हैं। कैप्टन अनिल गौड़ हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन अनिल गौड़, मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस नुक्ते पर हमें या हमारे नाजरीन को बताएं, जंग कब खत्म होगी या कब तक रहेगी, कौन इसके अलाइज बन जाएंगे? इससे अलग मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या ये जंग रशिया के लिए एक दलदल बनती जा रही है? और दूसरी बात यह कि क्या रशिया का मुकाबला सिर्फ यूक्रेन से नहीं है? आदम साहब, ऐसा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस जंग का जो मैं कहूँगा एक किरदार, जो एक पीछे डायरेक्टर है, वो अमेरिका है। और अमेरिका अभी से नहीं, अमेरिका 2012 से लगा हुआ था और उसने जब एक कूक करा के 2014 के अंदर या 14 के अंदर जो प्रो रशियन जो प्रेसिडेंट था उसको हटा के, तो ये जो ज़ेलेंस्की से पहले का जो प्रेसिडेंट है उसको एस्टेब्लिश किया वहां पे और एक निज़ाम यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जो एंटी रशियन था। और उसके अंदर उन्होंने उस टाइम ये बताया इनको कि हम आपको नेटो की सदस्यता देंगे और आपको यूरोपियन यूनियन में मिलाएंगे। उससे जो है ये जो यूक्रेनियंस हैं और स्पेशली जो अब ज़ेलेंस्की आया है, ज़ेलेंस्की एंटी रशियन होने के नाते जितनी वहां पे रशियन एथनिक जो लोग थे जी, उनके खिलाफ कार्रवाई करता रहा। उनके एक हिसाब से जो ह्यूमन राइट्स की आप वायलेशन कहते हैं, वेस्टर्न मीडिया ने तो पुतिन को बनाया एक बहुत बड़ा एक जिन बना दिया है कि सबसे बड़ा जिन जो आज अगर धरती के ऊपर है वो पुतिन है, पर असलियत में पुतिन नहीं है। सबसे बड़ा जिन जो है वो अमेरिका है। इसके पीछे अमेरिका है और अमेरिका ने ही यूक्रेन को उकसाया है इस लड़ाई के अंदर कि उसको बार बार ये कह के, देखिए ये लड़ाई होती ही नहीं। अगर शुरू में ही ये मान जाते हैं कि ठीक है जी हम वहां पे नेटो की सदस्यता नहीं देंगे इसको, यूक्रेन को इसको नहीं मिलाएंगे, वहां पे जो है मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट जो है नेटो के नहीं एस्टेब्लिश करेंगे यूक्रेन के अंदर, ये लड़ाई खत्म, लड़ाई होती ही नहीं। पर नहीं, अमेरिका ने जानबूझ के ये कार्रवाई की और अब ऐसी हालत हो गई है कि अमेरिका अपने लिए बड़ा सुख में बैठा हुआ है। क्यों
क्योंकि देखिए उसकी जो आर्म्स इंडस्ट्री है उसको फायदा हो रहा है, वो बार बार जो अगर ये अभी भी जंग रोकना चाहे तो ये रुक जाती है। नहीं, आप अगर कह रहे हैं कि अमेरिका को फायदा हो रहा है, तो मेरा सवाल जो था वो भी बरकरार है कि क्या वाकई रशिया को इसका अब नुकसान हो रहा है? क्या रशिया के पैर दलदल में फंस गए हैं? चूंकि जो रिपोर्ट्स हैं अलग अलग जराये से जिसकी रूस तरदीद करता है, वो ये बता रही हैं कि 15,000 के आसपास जो रशियन फौजी है वो मारे गए हैं और बड़ी तादाद में टैंक और एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर ये सब तबाह हुए हैं। देखिए आज जिस जगह पे पुतिन ने रशिया के साथ में यहाँ लड़ाई जो जारी की है उससे पुतिन पीछे हटने वाला नहीं है। और ये इसने इजरायली प्राइम मिनिस्टर को क्लियर कर दिया था, जो अभी हाल ही में उसकी मीटिंग हुई है उनके साथ में, और उसने उसके अंदर 3 ही शर्तें रखी हैं उसके अंदर। एक, नेटो की सदस्यता ना दो आप इसको। दूसरा, यूरोपियन यूनियन में इसको ना मिलाओ यूक्रेन को, न्यूट्रल रहेगा यूक्रेन। और तीसरी शर्त थी कि जो प्रो रशियन जो निजाम है वहां पे एस्टेब्लिश होगा। और ये इसने बड़ी क्लैरिटी दे दी है उसके अंदर, और उसने कहा है कि जब तक ये नहीं होगा तब तक रशिया पीछे हटने वाला नहीं है। और ये जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है वो उनकी जो मुलाकात रशियन प्रेसिडेंट के साथ इसीलिए थी कि वो उनका माइंडसेट जो है वो जान ले। और अभी जो टॉक्स हुई है इनकी जो ज़ेलेंस्की के साथ में यूक्रेन और रशिया की आपस में, पुतिन ने अपनी फौज को कहा कि आप तकरीबन एक सीज़फायर रखो, ताकि उसको टाइम दिया है ज़ेलेंस्की को कि आप इसके अंदर सोच विचार कर लीजिए। अब ज़ेलेंस्की ने 2 बातें तो मान ली हैं कि उसने कहा जी मैं नेटो की सदस्यता नहीं मैं चाहता हूं और ना ही मैं यूरोपियन यूनियन में जाऊंगा। अब तीसरी जो चीज है कि ज़ेलेंस्की वहां से एब्डिकेट करके वहां से अपना तख्ता छोड़ के चला जाए तो कल ये युद्ध रुक जाता है। अगर ये नहीं होता है तो अभी आप देखिए जो अभी तक हुआ है यूक्रेन में, इससे ज्यादा जोर से रशिया अटैक करेगा अब क्योंकि अब ये फाइट टू फिनिश होगी रशिया और रॉबिन सचदेव साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं इस जवाब को आगे लेकर कि आखिर ऐसी क्या बात है कि ज़ेलेंस्की अगर 2 शर्तों पर मान जाते हैं और तीसरे शर्त पर अड़े हुए हैं, क्या उन्हें ना मानने के लिए कोई कह रहा है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। शायद कोई कह नहीं रहा, शायद वो अपने खुद के विचार से आगे चल रहे हैं। बट जिस भी रास्ते वो जा रहे हैं, ये रास्ता यूक्रेन के लिए फिलहाल तो लगता है ये डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा रहा है। देखिए लीडर जो होता है, एज अ लीडर ज़ेलेंस्की बहुत अच्छा कैरिस्मेटिक और बहुत बोल्ड और उस पे जा रहे हैं। बट हमें ये भी देखना चाहिए कि उस लीडर को कि अपनी कंट्री के क्या हालात है और रियलिटी क्या है। रियलिटी में देखिए ना नेटो का कोई सोल्जर ऑन द ग्राउंड नहीं आने जा रहा है, अमेरिकन कोई सोल्जर ऑन द ग्राउंड नहीं आने जा रहा है। तो ज़ेलेंस्की और यूक्रेन ऐसे ही लड़ते रहेंगे, ठीक है। नेटो इनको आर्म्स सप्लाई करता रहेगा, वो सप्लाई भी धीरे धीरे रुकेगी क्योंकि रशिया अब धीरे धीरे पोलैंड से जो सामान आ रहा है रशिया उसको भी रोकने के प्रयास करेगा, क्योंकि रशिया अंडरस्टैंड्स कि ये जो एंटी टैंक और जैवलिन्स और ये वो आ रहे हैं स्टिंगर मिसाइल्स, ये पोलैंड रोमानिया के बॉर्डर से आ रहे हैं, तो रशिया उनको रोकने की कोशिश करेगा। तो ज़ेलेंस्की तो जिस रास्ते पे चल रहे हैं अभी तो ये लगता है कि इस रास्ते पे यूक्रेन तो डाउनहिल जाता ही जाएगा। ठीक है, रशियंस को भी बहुत डैमेज हो रहा है, रशिया को तो बहुत भयानक नुकसान हो गया है। और इसके चलते मेरे ख्याल से रशिया ने शुरू से ही, एक्चुअली रशिया का जो माइंड था शायद पुतिन का, वो तो ये था कि हम एंड तक जाने को तैयार हैं। अब जिस भी कारण पुतिन ने वो माइंड बनाया है, डेफिनेटली एक फैक्टर और मेजर फैक्टर ये है कि अमेरिका की एक्सपेंशनिज्म जो 97 के बाद एक एक करके नेटो कंट्रीज आप बढ़ाते गए, तो जब यूक्रेन पे मामला आया तो रशिया ने बोला कि दिस इज इट, अब मैं किसी और को नेटो अपनी बाउंड्री पे नहीं रहने दूंगा, राइट। तो पुतिन के विचार में तो एक तरह से ये उनकी लॉन्ग टर्म नेशनल सॉवरेनिटी, नेशनल सिक्योरिटी का इंटरेस्ट है, और इसके लिए शायद वो किसी भी कीमत चुकाने को तैयार है और किसी भी हद पे जाने को तैयार। कर्नल टीपी त्यागी, 2 बातें सामने आ रही हैं। आपने पहले भी जिक्र किया था किस तरह से स्लोवाकिया और रोमानिया जैसे इलाकों का। एक सवाल यहाँ पे ये है कि यूरोपियन जो ईस्टर्न यूरोप है वहां के बारे में खासतौर से आज ये बातें सामने आई हैं कि ईस्टर्न यूरोप में फौजी प्रेजेंस जो है नेटो का उसे बढ़ाया जाएगा, इसका मतलब क्या है? और दूसरा ये जो बात अभी सामने आ रही है कि क्या रशिया जो है बिल्कुल आखिर तक जाने को तैयार है, और यूक्रेन अगर अड़ा हुआ है तो क्या यूक्रेनी अवाम बड़े तादाद में
वो जो है रेफ्यूजी बनते चले जा रहे हैं। मारियोपोल का आप हाल हम देखिए क्या है। तो जी त्यागी साहब। जी सर, मेरी बात सुनिए। ये जो हंगरी में, रोमानिया में, स्लोवाकिया में और उधर लैटवियन कंट्रीज, लैटविया में, एस्टोनिया में, लिथुआनिया में जो इन्होंने फौजें तैनात की हैं, वो यूक्रेन की सपोर्ट में नहीं की है। वो इसलिए की है कि हमारे ऊपर हमला ना हो रशिया का, नंबर 1। नंबर 2, जो यूक्रेन की बात है, यूक्रेन से ही युद्ध खत्म होगा। इस युद्ध को ना रशिया खत्म करेगा और अमेरिका तो खत्म करना चाहता ही नहीं, क्योंकि वो समाधान नहीं है, वो तो समस्या है। यूक्रेन की जनता करेगी। यूक्रेन की जनता में आवाज उठने लगी है, प्रदर्शन होने लगे हैं। वो कहते हैं कि हमें अमेरिका से हथियार नहीं चाहिए, अमेरिका से समाधान चाहिए। 4 करोड़ आदमी बिलो पॉवर्टी लाइन आ गए, 1 करोड़ आदमी विस्थापित हो गए, और ये भूरे बालों वाली और नीले रंग की औरतें, इनका ट्रैफिकिंग शुरू हो गया। चाइना ने कहना शुरू कर दिया हम इनसे शादी करेंगे। अरे लोग, और जो वहां पे रह गए हैं, जो इस समय है यूक्रेन में, गैस वहां नहीं मिल रही है, -4 डिग्री टेम्परेचर है, गर्मी है नहीं, हीट है नहीं, एनर्जी है नहीं, पानी है नहीं, रो रहे हैं, मर रहे हैं। वो आगे सामने आके कहेंगे कि जेलेंस्की तू कैसा लीडर है भाई, तूने देश का सत्यानाश करवा दिया और तूने हमको मरवा दिया। ये जेलेंस्की को अब और किसी को हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी रेजिलियंस खत्म हो चुकी है। वहां की जनता दुखी है, त्रस्त है, और वही जनता जिसके ऊपर वो इतना घमंड कर रहा था, वही उसके खिलाफ होने लगी है। और ये मोमेंटम 2-4 रोज के अंदर ही आप देख लेना, या तो जेलेंस्की को मार दिया जाएगा या इसे देश से निकाल दिया जाएगा। दिस इज ऑल प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ जेलेंस्की। अरे भाई, अगर मैं ये कहने लगूं कि साहब मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मैं फौज में बगावत कर दूंगा, पहले उद्देश्य देखा जाता है, फिर एक्शन लिए जाते हैं। क्या ये इतना बड़ा उद्देश्य था कि मुझे यूरोपियन यूनियन में दाखिल कर लो, जिसके लिए तुम पूरे देश की तबाही करवा दो? ये सॉवरेनिटी की प्रॉब्लम नहीं है, ये उसकी एक इंडिविजुअल महत्वाकांक्षा थी। और आने वाले समय में पुतिन नहीं, जेलेंस्की और अमेरिका ये विलन घोषित किए जाएंगे। इन्होंने कमाल है, वेस्टर्न मीडिया ने ऐसा हिसाब बना रखा है कि साहब रशिया तो विलन नहीं है, जो रशिया को सपोर्ट करे वो भी विलन, यानी कि चाइना भी विलन, यानी कि इंडिया भी विलन। अरे कमाल की बात हो रखी है। ये सब जो प्रोपेगेंडा हुआ, ये वेस्टर्न मीडिया का हुआ। असलियत ये है, क्या रशिया ने जॉर्जिया के अंदर 2 साल की लड़ाई नहीं लड़ी थी? क्या रशिया ने? प्रोफेसर अखलाक खान साहब, क्या इस वॉर के साथ साथ एक प्रोपेगेंडा वॉर भी चल रहा है? ये कोई बड़ा, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा सवाल तो नहीं है। प्रोपेगेंडा वॉर तो चलता ही रहता है, लेकिन क्या ये बिल्कुल अपने शबाब पर है और शायद इसीलिए रशिया ने गूगल न्यूज को पूरे रशिया में बैन कर दिया? वॉर तो वॉर का एक बड़ा हिस्सा प्रोपेगेंडा भी होता है जी, और मैं बिल्कुल फाइनल कमेंट की तरफ हूं। जी, और ये हमेशा से रहा है। आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देख लें तो डॉक्टर गोबल्स को जो मिनिस्टर बनाया था, उसका नाम ही था प्रोपेगेंडा मिनिस्टर। तो इसमें झूठ का एक बहुत बड़ा बाजार गर्म रहता है। लेकिन एक जो चीज है वो ये कि इसमें नुकसान जो है वो ना ईयू का है, ना अमेरिका का है, और न ही उस तरह से बहुत ज्यादा रशिया का है। नुकसान जो सिर्फ होगा वो यूक्रेन का होगा, इसलिए कि जो कारोबार है ईयू का रशिया के साथ वो पूरी तरह से वैसे ही चल रहा है, वैसे ही गैस और तेल वहां से ले रहे हैं। अमेरिका का जो पूरा वेपन का जो बाजार है वो चल रहा है, जाहिर है ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में एक डर का माहौल पैदा करके हथियार वहां पे उनका बेचा जा रहा है, यूक्रेन में बेचा जा रहा है। और वार जो है ये एक डायरेक्ट वार के साथ साथ प्रॉक्सी वार भी चल रहा है। तो हथियारों का बाजार चल रहा है और ये सारी चीजें, और झूठ भी उसमें बहुत ज्यादा है। खुद रशियन अवाम जो ये यूक्रेनियन अवाम जो जिस तरह से एक तरह से एंटी रशियन पूरा वो चला, और उसकी वजह से वो अमेरिका की तरफ गए, अंधाधुंध पैरवी की। तो उसमें भी प्रोपेगेंडा का बहुत बड़ा रोल था। चलिए, बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि इस पर हम लोगों को शायद अभी कई ऐसे प्रोग्राम्स और ऐसे मुज़ाकरे करने होंगे, चूंकि जो इशारे मिल रहे हैं वो यही है कि ये जंग अभी लंबी खिंच सकती है, और इसलिए हमने इसका अनुमान रखा था कि ये जंग नहीं आसान। लेकिन सबसे अहम सवाल यह कि आखिर यूक्रेनी अवाम इसमें कहां और किस हद तक पिसती चली जा रही है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।